1 minute है class. हमने यहाँ तक कर दिया था. मैंने बोर्ड पे आपको WBC दिखाए थे, करेक्ट? मैम पिछले लेक्चर में वही WCC का हुआ था. हाँ, RBC और WBC है ना, वो हमने ड्रॉ भी करके देख लिया था. हाँ मैम, बोर्ड पे होगा था. यस, ओके. सब आगे क्या? ओके, या आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर हियर. वी आर मूविंग अहेड. जस्ट अ मिनट क्लास. या मैं आ रही हूँ अभी प्लेटलेट्स पे. हमने देखा था ग्रैन्युलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स थे, और हमने देखा था अग्रैन्युलोसाइट, बराबर है, जिसमें था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, बराबर है. और मैंने कहा था T और B लिम्फोसाइट हमारा एक चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज, उसमें बहुत डिटेल में आने वाला है. ठीक है, अब आ गए हम ब्लड प्लेटलेट्स पे. ब्लड प्लेटलेट्स से, सो व्हेन यू से प्लेटलेट्स, उसके लिए वर्ड है थ्रोम्बोसाइट. ऊपर की लाइन देखिए, सबसे ऊपर जो वर्ड है थ्रोम्बोसाइट. दे आर नोन एज प्लेटलेट्स एंड क्लास दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जब भी कोई इंजरी होती है, चोट लगती है, तो ब्लड जो बहने लगता है वो उसको रुकाते हैं. तो अभी हम एक वर्ड इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्लॉटिंग. व्हाट विल बी द वर्ड? क्लॉटिंग. क्लॉटिंग ऑफ तो कोई भी इंजरी हुई, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, या इवन अगर हमें छोटा सा घर में भी कोई छोटा सा कट लगता है, तो हमारा ब्लड फ्लो होने लगता है. तो जब ब्लड फ्लो होने लगता है वो तो ब्लड लॉस हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, वो अपने आप रुक जाता है ब्लड क्लॉट. करेक्ट, वहां पे क्लॉट हो जाता है, ब्राउनिश रेडिश ब्लैक कलर का निशान बन जाता है. वो थोड़ा सा ऐसे हार्ड हो जाता है और खून का बहना रुक जाता है. दैट इज कॉल्ड क्लॉटिंग. और ये क्लॉटिंग का काम कौन करता है? हमारे प्लेटलेट्स. इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स. ठीक है, नाउ क्लास, प्लेटलेट्स किससे बनते हैं? सेम बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो में बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स. प्लीज लुक एट दिस वर्ड, मेगाकैरियोसाइट्स. ओके, और इनका काम होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना. मेगा मतलब बड़ा, तो ये बड़े सेल्स होते हैं, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े हो जाते हैं, और वो बन जाता है प्लेटलेट्स. अब हमने आरबीसी किया था 5 मिलियन एक ड्रॉप में, मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली. डब्ल्यूबीसी हमने 7,000 बोला था. प्लेटलेट्स 2 से 2.5 लाख का रेंज देखिए, वो नॉर्मल है. ठीक है, सो प्लेटलेट्स कितने हो सकते हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इतने हो सकते हैं एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में. एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे लुक लाइक छोटे छोटे टुकड़े जो ब्लड में फ्लो हो. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 4.5 है ना, उसके ऊपर नहीं जाता ना? जा सकता है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है. दिस इज एन एवरेज. उसके ऊपर जाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, उससे बहुत कम होना. अभी आप मुझे बताइए कौन सी बीमारी में प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं? मिस डेंगू. डेंगू में. डेंगू. वेरी करेक्ट, डेंगू में है ना, प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है. तो डेंगू में क्या होता है, वो नंबर जिसको मैं 2.5 लाख 3 लाख बोल रही हूँ, वो करीब 25,000 10,000 भी हो जाता है. यस, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की. और जब वैसा होता है तो जो अंदर छोटे छोटे ब्लड के कैपिलरीज हैं वो फट जाते हैं और ब्लड बाहर बहने लगता है. बाहर यानी बॉडी के बाहर, बॉडी के कैपिलरीज से बाहर सब जगह फैलने लगता है. उसको बोलते हैं हीमोरेज. हीमोरेज, एंड पर्सन की डेथ हो जाए. आर यू गेटिंग इट? ये देखिए, ये एक छोटी सी इंजरी हुई, लेकिन ब्लड बह रहा है नहीं, वो रुक गया. देखिए ऑलमोस्ट. किसने किया ये रुकाने का काम? प्लेटलेट. लेकिन कैसे किया वो हमारा क्वेश्चन.
ओके, द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग 2 बार आ चुका है बोर्ड में. हाउ डज प्लेटलेट क्लॉट द ब्लड? दैट हैज कम ट्वाइस. ओके, दैट हैज कम ट्वाइस. तो लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, कितनी बार आ चुका है मैंने कहा? 2 बार. तो आप देखिए, ब्लड क्लॉटिंग. क्लॉटिंग के लिए दूसरा वर्ड प्लीज ध्यान से देखिए, कोएगुलेशन. कोएगुलेशन इज कॉल्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ओके, अब इसमें क्या होता है? लुक, यहाँ पे 13 क्लास नंबर याद रखिए, 13 और भी चीजें जो हेल्प करेंगी. एक तो हमारी प्लेटलेट्स ही है, करेक्ट. 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हो, 13 चीजें जब एक साथ काम करती हैं तब जाके ब्लड क्लॉट होता है. तो वो एक साथ काम करती है, मतलब ये देखिए, सपोज ए है, ए से बी का रिएक्शन, बी से सी का, सी से डी, डी से ई, ऐसा एक चेन रिएक्शन होता है तब जाके ब्लड क्लॉट होता है. यू कैन रीड दिस वर्ड 1 to 13 फैक्टर. ये देखिए 1 to 13 फैक्टर. उसमें से जो 6 फैक्टर है वो बहुत एक्टिव नहीं, तो कभी कभी कुछ बुक्स लिखेंगे 12 फैक्टर्स. ओके, बट अदरवाइज वी विल से 1 to 13 फैक्टर्स जो लाइन से होते हैं. मतलब ऐसे जैसे मैंने आपको धक्का मारा, फिर आपने अपने आगे वाले को धक्का मारा, फिर उसने धक्का मारा, तो एक चेन रिएक्शन जैसा होगा और उसकी वजह से फाइनली ब्लड क्लॉट हो जाए. ठीक है, तो लेट्स लुक एट इट. क्या होता है वो रिएक्शन? दैट वाज द क्वेश्चन. ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, यहाँ पे क्लास ये आपको 3 मार्क दे रहा है. यू आर गोइंग टू फॉलो मी नाउ. ओके, मुझे फॉलो कीजिए, मैं बताती हूँ. ये लग गई मुझे चोट, इंजरी, दिखा, और ये हो गया क्लॉट. पर वहां तक आने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा? देखो, ये क्लॉट तो हुआ ना, ये देखिए यहाँ पे. ठीक है, अब जब मुझे चोट लगती है तो इमीडिएटली जो चोट है, जो मसल, जो स्किन, डब्ल्यूबीसी जो वहां पे डैमेज हुआ है, वो और प्लेटलेट रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. रीड दैट वर्ड, थ्रोम्बोप्लास्टिन. फाइन. थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है एंजाइम थ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज. ओके, प्रोथ्रोम्बिनेज दिखा, वो जाएगा यहाँ. देखो मैं ट्रैवल कर रही हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, वो यहाँ पहुंच. उसने हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, पर वो इनएक्टिव है, उसको बना दिया एक्टिव. लुक एट दिस रिएक्शन, दिस inactive prothrombin becomes active thrombin because of prothrombinase. Am I clear? मैं फिर से रिपीट करूं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चोट लगने के बाद हमारे प्लेटलेट्स और वो जो इंजर्ड जगह है वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन, देखो प्लास्टिन से याद रखो प्लास्टर, तो कोई भी चीज टूट फूट जाए तो प्लास्टर, उसको प्लास्ट करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, है ना. तो उसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, जो एक एंजाइम बनाता है प्रोथ्रोम्बिनेज. वो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना देता है. वो और एक काम करता है, हमारे ब्लड में हिपैरिन है, हिपैरिन को इनएक्टिव कर देता है. देखो, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कर देता है और हिपैरिन को इनएक्टिव, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हिपैरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देने वाले. बराबर, हिपैरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता. ये हमने पढ़ा था बेसोफिल में, याद आया? Yes, ma'am. आपने बोला था बॉडी के अंदर ब्लड घूमता है क्योंकि उसको हिपैरिन क्लॉट नहीं होने. तो जैसे ही हिपैरिन इनएक्टिव होता है और थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है, थ्रोम्बिन का एक्शन, वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन बनाता है. फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्लीज इसको देखिए, ये फाइब्रिनोजन ब्लड में है, उसको वो फाइब्रिन बना देता है. अब मैं फाइब्रिन बना रही हूँ, फाइब्रिन फाइबर जैसा प्रोटीन है, तो ये फाइबर ऐसा एक नेटवर्क बन जाता है और उसके अंदर हमारे ब्लड के सारे सेल्स फंस जाते हैं. वो उसमें फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं
और वो बन जाता है क्लॉट। लुक, सी, फाइब्रिन इज इनसोल्यूबल, इट फॉर्म्स अ मैश। मैश मतलब जाली। ये देखो ऐसे फाइबर एक दूसरे को फंस जाते हैं एक दूसरे में ऐसे, और उसमें क्या क्या फंस जाता है, ब्लड के सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब उसमें अटकते जाएंगे और वो बन जाता है क्लॉट। इज दैट क्लियर? देखो यस मैम। एक बार फिर से देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, फाइब्रिन मेकिंग नेटवर्क which relax takes the blood cells and becomes a clot। ठीक है, अभी आप बोलोगे मिस ये तो पूरे 13 फैक्टर नहीं लिखे आप। यू आर राइट, ओके, हमारे बुक में इतना ही दिया, लेकिन जैसे अगर आप फैक्टर्स की बात करेंगे तो विटामिन के की जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत है। सपोज मेरी बॉडी में कैल्शियम कम है तो भी क्लॉटिंग लेट होगा, विटामिन के की कमी है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर। ओके, मैम अगर इस पे क्वेश्चन आया तो सिर्फ ये डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना। नहीं, लिखना भी है, लिखना है। हाँ, सिर्फ चार्ट नहीं बनाना, लिखना है। लेकिन चार्ट से क्या होता है, इट बिकम्स इजी, यू अंडरस्टैंड। इंजरी लीडिंग टू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेस, प्रोथ्रोम्बिन बिकम्स फॉर्म अ नेटवर्क, मेश वर्क भी बोल सकते हो, जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाते, ठीक है। और हिपैरिन को इनएक्टिव करना है। प्रोथ्रोम्बिनेस का दो काम है ना, देखो एक और दो, बराबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए अब क्लास, सपोज आपको इंजरी होती है और मुझे इंजरी होती है, तो दो जनों का क्लॉटिंग टाइम अलग हो सकता है। तो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम हम 1 से 7 मिनट बोलते हैं। यानी किसी किसी का ब्लड 2 मिनट में क्लॉट हो जाएगा, किसी का 3 लगाएगा, किसी का 4, किसी का 1 ही मिनट। लेकिन सपोज मेरा ब्लड 15 मिनट लगा रहा है तो क्या हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब मेरा ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत स्लो है, तो वो तुरंत रुकने के बदले धीरे धीरे रुक रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो गलत है। सपोज मेरा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होता जाएगा, हाँ, और डेथ हो सकती है। क्या कोई ये बीमारी का नाम बताएगा? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 3, ओके, चैप्टर नंबर 3 इज इनहेरिटेंस, उसमें आप पढ़ेंगे हीमोफीलिया। रिपीट करो मैम। हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, ठीक है। और वो क्लॉट नहीं होता मतलब वो जेनेटिक डिजीज है। आप में वो जो 13 फैक्टर है ना, उसमें से कोई भी 1-2 फैक्टर मिसिंग होता है, वो बॉडी बनाती ही नहीं, तो उन लोगों का ब्लड क्लॉट नहीं होता। दैट्स व्हाई क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे कि हीमोफिलिक लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है, क्योंकि किसी या किसी वजह से मैम लेकिन अगर उन लोग को ऐसा छोटा मोटा चोट लगा तो डेथ नहीं होगा ना मैम? चांस हाई है। मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ, अगर उनके बचपन के दूध के दांत टूटे तो कभी कभी वो ब्लीडिंग से भी डेथ हो जाती। बचपन के दांत तो हम सबके टूटेंगे कंपल्सरी, कभी कभी उससे भी डेथ हो जाती, ओके। मतलब अगर आप छोटी मोटी, और अभी आप खुद को देखिए, इतने एज तक, यू मस्ट बी आई थिंक 16, ओके, तो आपको कितनी बार चोट लगी? एक बार, बहुत बार, बहुत बार, है ना? सेवरल टाइम। क्या? क्योंकि हम भागते हैं, कूदते हैं, बचपन में तो हम सबसे ज्यादा चोट लगती है। ऐसा कोई रेयर ही होगा जिसके घुटनों पे चोट नहीं है ना। हम सब भागे हैं, गिरे हैं, कितनी बार कुछ मेजर फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, करेक्ट? तो इज इट पॉसिबल टू जस्ट बी विदाउट एनी इंजरी? बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हम बाहर से बहुत कोशिश करते हैं उनको क्लॉटिंग फैक्टर देने की, लेकिन क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा हो गया तो अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, कम हो गया तो क्लॉट ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और क्योंकि वो जेनेटिक है
तो उसका क्योर नहीं है हमारे पास, देयर इज नो क्योर एक्चुअली, ओके। हम बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, मतलब हीमोफिलिक लोग किसी तरह जी रहे हैं, जो भी जी रहे हैं ऐसा। कल मतलब लाइफ स्पैन कम रहेगा ना मैम? हाँ, ज्यादातर हीमोफिलिक्स की डेथ जल्दी हो जाती है, यस, क्योंकि इंजरी तो हो ही जाती किसी वजह से, क्या ठीक है। कभी कभी सपोज मुझे कुछ ऐसा हो जाए जिसमें सर्जरी जरूरी है, तो फिर मेरी तो सर्जरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो हीमोफिलिक हूँ। जैसे ही कट करेंगे मेरा तो ब्लड बाहर हो जाएगा सीधे, समझे। चोट अगर नहीं भी लगी, कभी किसी और रीजन से छोटी मोटी सर्जरी की भी जरूरत पड़ी, तो मतलब दे आर ऑलवेज एट इट। नेल कटते कटते हल्का सा स्किन भी कट जाएगा तो मिस उबर नहीं रुकेगा फिर वो। उधर ना इमीडिएटली क्लॉटिंग फैक्टर डाला जाता है, तो उनके ना उस जगह पे गांठ पड़ जाती है, काली का। कभी कभी नहीं चोट लगती तो अंदर खून जम जाता है, वैसे काला काला पड़ जाता है चोट की वजह से। तो जब हम क्लॉटिंग फैक्टर डालते हैं ना, वो एरिया का पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ऐसे गांठें जैसी पड़ जाती है उनको, पर और कोई तरीका नहीं होता उनको बचाने का, मतलब वो किसी तरह चल रहा है, ऐसा है। बहुत ही मुश्किल लाइफ होती है उनकी, लेकिन दिस वी विल बी डूइंग इन चैप्टर नंबर 3, हीमोफीलिया, ओके। मतलब फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, फिलहाल ये है कि ब्लड क्लॉट होना चाहिए, ठीक है। हम हीमोफीलिया आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों होता है, फिर उसमें आप इमेज भी देखना कि कैसा दिखाई देता है। और हीमोफीलिया 3 बार बोर्ड में भी आ चुका है, काफी फेवरेट क्वेश्चन है उनका, तो यू विल बी लर्निंग द होल पैटर्न ऑल्सो, कि वो डिजीज कैसे पास होती है एक जनरेशन से दूसरे में। प्लस इतनी कॉमन नहीं है ना, आपने देखा है किसी हीमोफिलिक को? आपको पता है कोई? नहीं, तो आप डू यू एग्री कि इतनी कॉमन नहीं है कि सबको हो रही है ना, ऐसी नहीं है, सर्दी खांसी जैसी बीमारी नहीं, तो वो कम क्यों है, क्यों ऐसा है कि बहुत लोगों को नहीं है? तो देयर आर सिस्टम्स व्हिच वर्क, ओके, जिसमें पैटर्न होता है नेचर का, तो वो काम करने वाला है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। कितने मार्क के लिए? 3। अब मैं इसको 1 मार्क का क्वेश्चन बना रही हूँ। एक बार बोर्ड ने ऐसा दिया, क्या दिया? प्रोथ्रोम्बिनेज, सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, ओके, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये 4 वर्ड दिए और एमसीक्यू में डाल, इनको जंबल करके कि लाइन में लिखिए, पहले क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर, समझे। तो इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फिर ऐसे दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऐसे मिक्स करके दिया 4 ऑप्शन। आपको सीक्वेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना था। तो मतलब एक्चुअली उन्होंने तो जिसको प्रोसेस आएगा वही बता सकता है, बराबर है। 1 मार्क ऐसा भी आ चुका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सब लोग, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो एक पैराग्राफ है और एक चार्ट जैसा भी दिया हुआ है फॉर क्लॉटिंग। इज दैट क्लियर? ओके, प्लेटलेट का फंक्शन समझ में आया? प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना, इसके पहले वाला। इसके पहले वाला ये देखो, हाँ मैम। ये देखो, क्लॉटिंग के फैक्टर्स कितने हैं? 13। और ये क्लॉटिंग का डेफिनेशन है, जिसमें लिक्विड ब्लड सॉलिड हो जाता है क्लॉटिंग के अंदर, और डैमेज टिश्यू एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जब मुझे बाहर से चोट लगती है तब क्लॉट होना। इंट्रिंसिक मतलब आपने सुना होगा ब्रेन में क्लॉट हो गया है, तो कैसे अंदर ही अंदर क्लॉट कैसे हो गया, वो भी हो सकता है। देयर आर रीजंस, कभी कभी अंदर ही अंदर कुछ इंजरी होगी तो भी क्लॉट होने का चांस होता है। तो वो व्हाई इट क्लॉट्स, व्हाट हैपेंस टू ब्लड, ओके। देखिए, आर यू क्लियर विद दिस स्लाइड एवरीबॉडी? तो मुझे बताइए, यस मैम। सब लोग कंफर्टेबल है? यस, Yes, ma'am. आपको क्लॉटिंग का अगर आप मैम ये टेक्स्ट बुक में लास्ट वाला बताओ जाएंगे, ना मैम, लास्ट पॉइंट, इंटरेक्शन ऑफ दिस फैक्टर। इंटरेक्शन मतलब एक के बाद एक, मैंने कहा ना कि ये सारे फैक्टर लाइन से काम करते हैं, उस लाइन से काम करने को बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड मैनर मतलब मैंने क्या कहा आपको, मैंने धक्का मारा, आपने दूसरे को मारा, तीसरे को, चौथे को, तो वो लाइन में जाना चाहिए। मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिर उसके बाद मैम हाँ,
एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। देखो चोट आपको दो लग सकती है, एक तो आप बाहर से कट गया, गिर गए और कट गया, है ना, और अंदर कभी कभी अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता, तो वो क्यों हो रहा है, उसमें भी तो कोई रीजन होगा ना। इंट्रिंसिक हो सकता है हिपैरिन काम नहीं कर रहा है, या अंदर कोई इंजरी है, या कोई आर्टरी बहुत नैरो हो गई है जिसकी वजह से ब्लड रुक रहा है, वो भी हो सकता है, तो उसको इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब देखो बाहर से ना मैम। यस, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। उसको ट्यूमर बोलते हैं, नहीं रिद्धि, नहीं रिद्धि, नो नो, उसको क्लॉट बोलते, क्लॉट ही बोलते। ट्यूमर, ट्यूमर हम कैंसर में पढ़ेंगे। ट्यूमर क्या होता है, जब सेल ग्रो हो जाता है उसको क्या, उसको बोलते, ठीक है, फाइन, एवरीबडी देखिए। और अगर आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं तो उसमें भी क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, फिर कौन सा फैक्टर किधर जा रहा है, लेकिन वो आपको खुद करने के हिसाब से दिखा रहे, वो ये फैक्टर, वो फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, वैसा कर, और वो राइटिंग में भी दिया हुआ, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? देखो यस मैम। यस मैम। अगर प्लेटलेट कम हुआ तो वर्ड देखो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बराबर है, जैसे एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया था, और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो जाती है अंदर ही अंदर, उसको बोलते हैं हीमोरेज। हीमोरेज इंटरनल ब्लीडिंग, जो बहुत बार डेंगू के पेशेंट्स को, डेंगू के पेशेंट्स, ठीक है। और अगर बाहर से हो रहा है मैम इंटरनल तो, ब्लीडिंग मतलब प्लेटलेट कम हुआ तो इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा मैम? तो जो देखो जैसे प्लेटलेट कम होगा, ब्लड की डेंसिटी में फर्क पड़ेगा ना, ब्लड की डेंसिटी, हमारे ब्लड की एक वॉल्यूम है, एक विस्कोसिटी है, एक डेंसिटी, तो जैसे प्लेटलेट कम होता है, कम यानी बहुत कम, ओके, तो उससे क्या हो सकता है, कैपिलरी जो बहुत ही थिन है ना, बहुत थिन, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ के प्रेशर बढ़ सकता है और वो फट सकता, जरूरी नहीं फटेगी पर फट सकती, फट गई तो प्लेटलेट तो है नहीं उसको रुकाने के लिए। कैपिलरी हमारी बहुत पतली होती है, सपोज आपका छोटा सा एक कट लगा तो क्या कटता, आपकी आर्टरी वेन नहीं, क्या कटती, कैपिलरी ना। क्लास, आपको जो छोटी छोटी इंजरी होती, छोटी क्या थोड़ी बड़ी भी होती है, जो सपोज आप पेंसिल छिल रहे हैं ब्लेड से और ब्लेड से हाथ में कट आ गया, तो क्या कटता है, मुझे बताओ क्या कटता है? फिंगर मैम। नहीं, फिंगर के अंदर से ब्लड निकलता है, मतलब क्या कटता है? स्किन। आर्टरी कटी क्या? नहीं, नहीं मैम। वेन नहीं, आर्टरी वेन बहुत मोटे होते हैं, वो कटेंगे तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, जो एक्सीडेंट्स वगैरह में करे, तो वो नहीं कटते, आर यू गेटिंग, वो नहीं कटेगा, लेकिन छोटी छोटी कैपिलरी कट जाती। वैसे ही जब प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो ब्लड में जो कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, उसके प्रेशर से आपकी कैपिलरी फट सकती, फट गई तो फिर ब्लड बहने लगेगा, किधर बहने लगेगा, अंदर ही अंदर, वो पूरे ऑर्गन्स के ऊपर बहने लगेगा इधर उधर, और क्लॉट नहीं होगा, क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड तो अपने रूट से बाहर हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज कॉल्ड हीमोरेज। पैराग्राफ है, अगर आपने थोड़ा भी देखा है तो हमेशा लिखा होता है कि डेंगू के पेशेंट्स को अगर फीवर आ रहा है और स्किन के ऊपर रेडनेस दिख रहा है बहुत, तो वह डेंजर साइन होता है। रेडनेस मतलब कहीं कोई कैपिलरी फट तो नहीं गया और ब्लड बह तो नहीं गया, मैम उसको फिर बोलते से एक बार बताइए। डेंगू में जब कैपिलरीज फट जाती है तो ब्लड बहने लगता है, कहाँ, बॉडी के अंदर, बाहर नहीं दिखता हूँ, पर क्योंकि वो अंदर बह रहा है तो स्किन पे रेडनेस दिखाई देने लगती, जैसे कि कोई लाल रैश या कुछ प्रॉब्लम हो गई ऐसा, तो उसको बोलते हैं हीमोरेज। आर यू गेटिंग इट? ऐसा। अब वो डिपेंड करेगा आपकी कहाँ की कैपिलरी फटी, दिमाग की फट गई है कि हार्ट में फट गई है कि हाथ में फट गई है, जहाँ पे भी, और बहुत मुश्किल होता है डेंगू से लोगों को बचाना अगर ब्लीडिंग हो गई तो। इसीलिए
डेंगू में जब प्लेटलेट 50,000 के नीचे चला जाता है तो ज्यादातर लोगों को एडमिट करना पड़ता हॉस्पिटल में, ताकि ऐसा कुछ हो तो इमीडिएटली क्या डोनेट होगा, उनको क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, प्लेटलेट्स। बिल्कुल, प्लेटलेट्स डोनेट होते हैं। ओके, उसको बोलते हैं प्लेटलेट डोनेशन। तो वो तुरंत उनके ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। और क्लास सपोज मेरा प्लेटलेट 50,000 हो, ठीक है, पर बहुत सीवियर कंडीशन नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत बुखार वगैरह भी नहीं आ रहा, तो एक दिन में प्लेटलेट 1.5 लाख, दूसरे दिन में 2.5 लाख भी हो जाते। ओके, मतलब ऐसे स्ट्रेस की चिंता की बात नहीं है। प्लेटलेट एक दिन में लाखों में ग्रो भी हो जाते जब पर्सन रिकवर करते हैं, लेकिन जब कम भी होते हैं ना मैम। हाँ, वो डर रहता है, इसलिए 50,000 के नीचे गया तो डॉक्टर बोलेगा हॉस्पिटलाइज, बोलेगा ही। आर यू गेटिंग इट? उसके ऊपर इतना रिस्क नहीं रहता, इसलिए वो मेडिसिन से काम चलाते हैं, लेकिन 50 के नीचे गया तो वो तुरंत आपको बोलते हैं, और फिर वो आपका रोज प्लेटलेट चेक करते, हर रोज बोलेंगे प्लेटलेट टेस्ट करो, ऐसा, ठीक है? आर यू गेटिंग? एवरीबडी, डेंगू इज a viral fever, you know it is caused by a virus. ओके, अभी 2 साल से हम कोविड देख रहे हैं ना, नहीं तो अगर आप 3 साल पहले क्या हेल्थ रिपोर्ट देखो, यू विल फाइंड मेजर डेथ्स फ्रॉम डेंगू। मुंबई वाज फेसिंग डेंगू वेरी बैडली, हर जगह मच्छर को कैसे रुकाना है, कैसे पर मैम अभी वो एकदम कॉमन हो गया ना मैम। कॉमन क्योंकि उससे बढ़कर कुछ आ जाता है ना, समझे? अभी हमें डेंगू से उतना डर नहीं लगता जितना कोविड से लगता है। फिर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे तो मच्छर नहीं काटेगा इतना, मतलब हर चीज अटक गई ना वहां जाके। आर यू गेटिंग? अभी देखो बारिश आ गई, अब पानी जमा होना शुरू होगा, पानी जमा होता है तो मच्छर आते हैं, मच्छर आते हैं तो डेंगू मलेरिया बढ़, ये सीजन है अभी डेंगू मलेरिया, करेक्ट? बट क्या हो गया, वी आर मोर वरीड अबाउट कोविड, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, इसलिए फिलहाल ये चीजें नीचे हो गई। ऐसा गेटिंग इट? फाइन? नहीं तो डेंगू वाज सीवियर, मतलब 3 साल पहले, मतलब अगर आप 2018-19 में देखोगे तो आपको बहुत केसेस डेंगू के दिखे। BMC was working so much to reduce spread of mosquitoes। इसी तरह क्योंकि मच्छर ना, मलेरिया और डेंगू का 2 ही मेन फैक्टर होता है, मच्छर, मच्छर नहीं तो वो दोनों स्प्रेड नहीं हो सकते, वो कोविड की तरह स्प्रेड नहीं होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे डोंट स्प्रेड लाइक कोविड। फाइन? इज एवरीबॉडी फाइन विद दिस? आगे बढ़े हम? हाँ, What is the meaning of vasoconstrictor? या व्हेन प्लेटलेट इज लेस, हाँ एक्चुअली मैं अभी वहां पहुंची, मैं हीमोरेज पे थी। प्लेटलेट जब कम हो जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के बहने लगता है, उसको बोलते हैं हीमोरेज। और इमीडिएटली अगर हमें कोई कट हुआ, कोई इंजरी हुई, तो ब्लड क्या करता है, क्लॉट होने की कोशिश करता है, और उस वक्त हमारे प्लेटलेट्स हमारे आर्टरी और वेन को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। कंस्ट्रिक्ट मतलब ये देखिए, ये आपकी आर्टरी से ब्लड बह रहा है, आप इसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, देखो पतला कर दिया, नैरो दबा दिया, ताकि खून ज्यादा नहीं बहे, समझे? कंस्ट्रिक्शन, देखो 2 चीजें होती है, डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन। डायलेशन मतलब ढीला करना, ओपन करना, कंस्ट्रिक्शन मतलब नैरो करना, रुकाना। तो देखो अभी खून बह रहा है तो प्लेटलेट्स क्या करती है, आर्टरी कैपिलरी वेन्स को क्या कर देंगी, नैरो, नहीं तो इतना सारा बहता जाएगा, समझा? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. समझा वर्ड? ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये प्लेटलेट का फंक्शन था, और हमने पूरा मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग भी देखा। आर यू क्लियर विद द मैकेनिज्म एवरीबॉडी? मैकेनिज्म आ चुका है मैंने कहा, और एक बार मैकेनिज्म ही MCQ में भी आ। फाइन? Yes, हेलो, ma'am. इज एवरीबॉडी फाइन? देखो आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको अपनी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर प्रोथ्रोम्बिनेज, फिर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन, फिर
फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिन, जैसे फाइब्रिन बना मतलब क्लॉट हो जाए, ठीक है? आर यू गेटिंग श्योर? अब लेट्स मूव अहेड। ये देखिए, ये कट हुआ, वो जो येलो कलर की चीज है वो प्लेटलेट, देखो अब देखिए आरबीसी फंसने लग गया ना, प्लेटलेट क्लॉट कर रहे हैं, देखो क्लॉट हो गया, ठीक है? ये देखो, दिस इज द प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, फाइन। और वैसो कंस्ट्रिक्शन देखा किसी को मिडिल वाले डायग्राम में, बीच में देखो वो जो कट हुआ है वहां की आर्टरी या कैपिलरी को उसने दबा दिया, देखो नैरो हो गया। डिड यू नोट? Yes, ma'am. समझे? समझे? ये दिख रहा है ना, देखो नैरो हो गया वो, ताकि वहां से खून कम बहे। ओके मैम वो बीच में येलो कलर की क्या है मैम? वो वही प्लेटलेट, रेड तो आरबीसी है ना, रेड आरबीसी और येलो प्लेटलेट। ओके फाइन। और ये देखिए, ये फाइब्रिन दिख रहा है धागे धागे जैसा, पहले वो नहीं दिख रहा था, वो बन गया फाइब्रिन। जैसे ही फाइब्रिन बना, देखो उसमें सारे ब्लड सेल सब फंस गए उसमें, तो वो क्लॉट हो जाएगा। सही है? बताइए। हाँ मैम। Okay, anyway, you don't have to draw like this. This was just to explain. Okay? नहीं तो ऐसा आपको एटलीस्ट आना चाहिए तो आप लिख पाओगे आराम से, ठीक है? Everybody is fine. तो हम पहुंच गए हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेवरेट। ओके, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ, ओके, जो हमारा लास्ट एग्जाम होके गया, मतलब जो हो पाया आई शुड से, उसमें हार्ट वाज अ क्वेश्चन फॉर 4 मार्क। कितने मार्क के लिए आया था ह्यूमन हार्ट? 4 मार्क के लिए। ओके, बोर्ड का बहुत फेवरेट है। अगर आप ओल्ड क्वेश्चंस में जाते हो तो आपको हार्ट बार बार रीअकरिंग दिखेगा, कभी 7 मार्क के लिए आया है, कभी 8 के लिए आया, जब पेपर पैटर्न में 7 और 8 मार्क था, बट अदरवाइज अभी न्यू पेपर पैटर्न में 4 मार्क में भी आया है। वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है? तो अब हम जाने वाले हार्ट पे। तो क्लास, डू यू एग्री हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ मैम। Yes, ma'am. जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ लर्न बाय हार्ट, बोलती हूँ ना, तो आप क्या हार्ट से लर्न करते हैं? No, ma'am. नहीं, लर्न तो हम दिमाग से ही करते, ठीक है? बराबर है। कुछ ऐसे सैड हो जाए या कुछ बुरा हो जाए तो हमारा जो हाथ है वो ऐसे हार्ट की तरफ जाता है, जाता है ऐसे एकदम, हाँ मैम। हार्ट बीट थोड़ी स्किप हो जाती है कुछ सडन न्यूज सुन के, बराबर है? तो क्लास, हार्ट वैसे कुछ लर्न नहीं कर रहा है, हार्ट में डायरेक्टली कोई इमोशन जनरेट नहीं होता। ओके, आपके इमोशंस, आपकी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग सब ब्रेन में, लेकिन उसका इफेक्ट हार्ट पे जरूर होता है। ओके, उसका इफेक्ट हार्ट पे जरूर होता है। आप ऐसे नहीं बोलते कि माय ब्रेन इज सैड, यू से माय हार्ट इज सैड, isn't it? क्या बोलते हो आप? दिमाग सैड हो गया कि दिल सैड हो गया? हम दिल की बात करते हैं ना, सैड हो गया। यस मैम। और एक चीज आपने नोट की होगी कि बहुत बार हमारा दिमाग बोलता है ये मत करो, लेकिन हमारा दिल बोलता है ये करो और हम कर देते, ऐसा होता है ना? तो दिमाग हमेशा सोच समझ के काम करता है और आपको बोलता है ये सही है, ये गलत है, ऐसा ये करोगे तो ऐसा हो सकता है, इससे आपको परेशानी हो सकती है, ये झूठ है, ये देखो क्या, सपोज मैं झूठ बोल रही हूँ, ओके, कोई भी छोटा मोटा झूठ जो भी मुझे बोलना है, तो मुझे तो पता है वो झूठ है और दिमाग ने मुझे बोला है ये झूठ, बराबर है? यस। तो दिमाग एक्चुअली आपको बोलेगा नहीं, दिस इज रॉन्ग, लेकिन हम बहुत बार सिचुएशनली उसकी बात नहीं सुनते, ओके, एंड दैट इज व्हाट इज वेयर आवर इमोशंस आर नॉट कंट्रोल्ड, ओके।
सो वैसे ही आपका हार्ट जो चलता है, ओके, दैट इज हार्ट बीट, वो दिमाग के कंट्रोल से नहीं चलता। फर्स्ट, ना दिमाग ने उसको शुरू किया है, ना दिमाग उसको बंद कर सकता। योर ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट। सपोज मुझे हार्ट अटैक आ जाए अभी खड़े खड़े, तो मेरा हार्ट रुक जाएगा, तो मेरा दिमाग उसको ऑर्डर नहीं दे सकता, मेरा ब्रेन कि स्टार्ट हो जाए, और देगा तो भी वो सुन नहीं रहा है। ओके, हार्ट अपने आप चलता है अपनी मर्जी से, और इसीलिए जब वो रुक जाता है तो कुछ नहीं कर सकता, ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ब्रेन कोशिश करेगा लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो हार्ट क्या है? कुछ भी नहीं, वो एक मस्क्यूलर बैग है। इट इज अ पंप जो ब्लड को अगर आप बहुत टॉप फ्लोर पे रहते हो, सपोज आप 10th फ्लोर पे रहते हो, तो पानी ऊपर कैसे आता है 10th फ्लोर में? वाटर पंप होगा ही ना, कंपलसरी। वो पंप से ही पानी ऊपर चढ़ सकता है। वैसे ही हमारा हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, द वर्क इज ओनली टू सेंड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बस उतना ही उसका काम। आर यू गेटिंग इट? इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, it is a muscular organ. What is the size of our heart? हमारी मुट्ठी का साइज होता है ना, उसको बोलते हैं हमारी फिस्ट का साइज। ओके, आपकी फिस्ट, आपकी मुट्ठी का साइज। प्लस हार्ट किधर है? कहाँ पे? अभी अभी आपने रेस्पिरेशन किया था, तो दोनों लंग्स के बीच में है, बराबर है, दोनों लंग्स के बीच में, लेकिन लेफ्ट साइड पे झुका हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। देखो मैम एक्चुअली अगर मैम बोलो, पूरा लेफ्ट साइड पे भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट पे है ही नहीं, ऐसे लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ है बीच में ही। ओके, ये अगर मेरी मिड लाइन है तो हार्ट उधर ही है, लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। देखो ये दिख रहा है एंगल, ये टेढ़ा है, तो वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। नाउ जिस जगह पे हार्ट रखा हुआ उसका नाम है मीडियास्टिनम। प्लीज लर्न दैट वर्ड, मीडियास्टिनम। दोनों लंग्स के बीच की जगह, दोनों लंग्स के बीच की जगह जहां पे हार्ट है, दैट इज कॉल्ड द मीडियास्टिनम। और वो डायफ्राम के ऊपर है, जरा देखिए तो, हाँ ये बॉक्स दिख रहा है, वो मीडियास्टिनम है, वो एरिया। और देखो नीचे डायफ्राम एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ये डायफ्राम है, उसके ऊपर हमारा हार्ट आराम से रखा और लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, देखो। और हमने ऑलरेडी कहा था लेफ्ट लंग सिर्फ बाइलोब्ड है और राइट ट्राइलोब्ड है ना, बिकॉज ऑफ हार्ट, इज इट? वन रीजन वाज क्योंकि हार्ट लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। देखो पूरा डायग्राम देखो, ये उसकी पोजीशन। क्लास, दिस इज योर हार्ट इफ यू आर लुकिंग एट इट, बराबर है। मैम लंग्स आगे रहेगा कि हार्ट? आगे लंग्स रहेगा, हार्ट उसके बीच में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, पीछे रहेगा, आगे लंग्स, क्योंकि लंग्स बार बार उठते हैं ऊपर, ऐसा होता है। हार्ट ना स्टर्नम के पीछे है, ओके, स्टर्नम के पीछे है, लंग्स बार बार ऊपर आते। इज दैट क्लियर? देखो पोजीशन, यस यस, ये सामने का व्यू है, जैसा अगर हम किसी पर्सन को डाइसेक्ट करें तो ऐसा दिखना, ठीक है। अब आ गए हम हार्ट को ऊपर से हमें देखना, तो उसके ऊपर कवरिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कमिंग अप, पेरिकार्डियम। व्हाट इज द कवरिंग? पेरिकार्डियम। मैं एक वर्ड लेना चाहती हूँ यहाँ पे, ये मेरा हार्ट है, उसके ऊपर जो कवरिंग है पेरिकार्डियम। लेकिन क्लास
जैसे ही वो वर्ड बोला इमीडिएटली और एक चीज आ गई, पेरिकार्डियम के 2 लेयर हैं, एक फाइब्रस और उसके अंदर सेरस, एक ब्लैक और एक ब्लू लाइन दिख रही, ऊपर की कवरिंग टफ है, प्रोटेक्टिव है, फाइब्रस, और अंदर की है ब्लू कलर की सेरस। अब सेरस में भी प्रॉब्लम हो गई है, उसके भी 2 लेयर है, पैराइटल और विज़रल। देखो मैंने ब्लू और येलो, तो अब मैं बोल रही हूँ ब्लैक इज फाइब्रस, ब्लू इज पैराइटल, येलो इज विज़रल। मैं रिपीट करती हूँ जो मैंने कहा, फाइब्रस, पैराइटल, विज़रल। पैराइटल और विज़रल मिलके क्या बनता है? सेल्स। एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक, ये देखिए, लुक एट द कवरिंग, ठीक है? ये देखिए क्लास, ये पहले मैं फाइब्रस को मार्क कर रही हूँ, ये फाइब्रस, ये जो व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, फाइन। आप देखिए ये जो ग्रीन दिख रहा है ये पैराइटल, ठीक है। आप देखिए वो जो येलो दिख रहा है, इसके ऊपर मैं लाइन बना रही, विज़रल, और उसके अंदर हार्ट है हमारा। दोनों येलो और रेड के बीच में एक गैप है, गैप है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। उसमें एक लिक्विड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट को मूव करने के लिए इजी करता है, लुब्रिकेटेड रखता है, हार्ट अटकता नहीं बीच बीच, वो आराम से मूव हो सकता है। लुक, एक बार ध्यान से देखिए, कैन यू सी द 3 लेयर्स? फाइब्रस, फाइब्रस, पैराइटल, विज़रल। पैराइटल और विज़रल को एक साथ क्या बोलते हैं? सेरस। और पैराइटल और विज़रल के बीच में एक लिक्विड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इज इट क्लियर? देखो एवरीबडी, इज इट क्लियर? हाँ यस मैम। आप इसको मैं बोला सब लोग चलो। फिर से देखिए, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है कितना है? मैम, अराउंड 50 ml। हाँ बोलो। वो डायग्राम के पहले वाला स्लाइड दिखाओ। डायग्राम के पहले वाला स्लाइड क्यों दिखाऊं? हाँ मैम, बोलो। हो गया मैम। हो गया? ये क्लियर है? मैम आप पीडीएफ नहीं भेजे आपने? पेरी कौन सा पीडीएफ? इस चैप्टर का मैम आपने पीडीएफ नहीं भेजा है ना? एक मिनट, कौन सा चैप्टर है? आई एम सॉरी, कौन सा वाला? रेस्पिरेशन? यस मैम, रेस्पिरेशन। मैम ये अच्छा, चैप्टर का मैम आपने बोला था कि पिछले लेक्चर में कि मैं आपको एक साथ भेज दूं, पहले ही पीडीएफ भेज दे करके। यस मैम। तो याद तो दिलाना चाहिए ना मेरे को, लेक्चर के बाद एक रिमाइंडर दो। ओके, विल यू सेंड अ रिमाइंडर टू मी? सिद्धि, जस्ट रिमाइंड मी। सिद्धि जस्ट रिमाइंड मी। हेलो, सुनो, नहीं आप कैसे दोगे? ओके, एक्चुअली क्या होता है, एक के बाद दूसरा लेक्चर, दूसरे के बाद तीसरा, फिर वो रह जाता है। इफ समबडी कैन गिव मी रिमाइंडर, किसी के पास मेरा नंबर है? No, ma'am. नहीं है? अच्छा ठीक है, तो सिद्धि मिस को रिमाइंडर देना कि मिस को रिमाइंडर भेजो। ओके, अगर मैं भूल गया, आई विल ट्राई टू रिमेम्बर। मैं मेरे वो हाथ पे लिख देती हूँ आपको, रेसिपी और सर्कुलेशन का पीडीएफ, ठीक, लिख दीजिए हाथ पे, मोस्टली मुझे याद रहेगा। ओके, पर नहीं, अगर कल तक नहीं आया ना तो मैम को एक रिमाइंडर दीजिए, ठीक है? ओके, अभी देखो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर रहा है? शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हार्ट को कौन सा शॉक लग रहा है? कभी कभी क्लास हम गिर जाते हैं, कभी हमें चोट लग जाती है, किसी ने हमें जोर से ऐसे मार दिया सामने से, तो चेस्ट पे लग गया, तो डायरेक्ट हार्ट को शॉक नहीं लगता, वो लिक्विड उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो इट इज शॉक एब्जॉर्बर, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हार्ट को बिल्कुल इंजरी नहीं हो सकती, पर वो हेल्प करता, ठीक है? और हार्ट को वो हमेशा मॉइस्ट, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होने देता, और लुब्रिकेट, जैसे मशीन में तेल कैसे होता है,
उसको वर्क करने में हेल्प करता है, वैसे वो हार्ट के मूवमेंट को इजी रखता है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड, पीसीएफ। पीसीएफ पेरिकार्डियल फ्लूइड किसके बीच में है? किसके बीच में है? पराइटल और विजुअल लेयर वेस्ट्रल के के बीच यस करेक्ट। और पराइटल और विजुअल के ऊपर क्या है? फाइब्रस। और एक बार आप ये चीज को देखेंगे, ये देखो हार्ट का वॉल, अभी क्लास डिफरेंस याद रखो, पहले मैंने बोला था हार्ट की मेम्ब्रेन, तो अभी हम मेम्ब्रेन से बाहर आ गए। ये देखो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन दिख रही है, देखो 3 लेबलिंग्स दिखी क्या आपको? ये क्या है? फाइब्रस, ये क्या है? पराइटल, और ये क्या है? विजुअल। सॉरी ये लिक्विड है, उसके अंदर विजुअल, ये देखिए विजुअल, बराबर है। अब उसके अंदर क्या है? तो हमने तो पहले ही बोला है हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। सो द वॉल ऑफ द हार्ट, तो हार्ट के वॉल के भी 3 लेयर है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। मैं रिपीट कर रही हूँ, एपिकार्डियम ऊपर, मायो मतलब मस्कुलर बीच में है, और अंदर एंडो। अब वॉल को देखो, ये देखिए, सी दिस फुल जो एकदम मोटा दिख रहा है वो हमारा मायोकार्डियम है, हार्ट के मसल्स, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर, ओके, उसके ऊपर और अंदर एक लेयर है एंडोकार्डियम, एकदम पतला सा लेयर, और उसके बाहर भी एकदम पतला लेयर है एपी। अब देखिए आपको 2 येलो लाइन दिख रही है, 2 येलो लाइन, एक एपी है, एक एंडो है, और बीच में एक थिक लेयर है, वो क्या है? मायो। सिर्फ ये मसल है क्लास, ये कार्डियक मसल है पूरा। आई बात समझ में? तो हार्ट के वॉल के कितने लेयर है? हाउ मेनी लेयर्स? हेलो Yes. हेलो एवरीबॉडी, या कितने लेयर है हार्ट के? वॉल, 3. वॉल के 3 और मेम्ब्रेन के भी 3 है ना। तो आप देखो पूरे 6 दिख रहे हैं, पूरे 6 दिख रहे हैं, एक साइड वॉल और एक साइड उसका प्रोटेक्टिव कवर, बराबर। देखो आई बात समझ में? हाँ मैम. Yes, ma'am. और ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में है। अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ बैठे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि ये डायग्राम है, ठीक है, बराबर बोल रही हूँ मैं, Yes, ma'am. ऐसा डायग्राम है ना, ठीक है। तो फिर आपको लेयर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क, 2 के ऊपर नहीं आएगा, बट यू कैन गेट अ 2 मार्क क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट, तो मतलब सिर्फ पेरिकार्डियम की बात करने का, फाइब्रस, सेरस, विजुअल, पराइटल, ठीक है। अगर आया डिस्क्राइब द वॉल ऑफ द हार्ट, तो फिर आपको डिस्क्राइब करना है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपी और एंडो सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सिंगल लेयर। मैंने एक पतली लाइन बनाई थी येलो कलर की, बराबर, एपिथेलियम है वो। और जो मायो है वो एकदम थिक है, मसल से बना हुआ, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। एम आई क्लियर? कवरिंग यस मैम Yes, ma'am. आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर ये देखिए, अब आप अगर मैम एक्चुअल टीचर एक बार स्लाइड दिखाओ फिर से मैम। हाँ 1 मिनट रुक, यहाँ पे देखो एपिथेलियल लेयर, एंडो एपिथेलियल लेयर, लेकिन मायो को अगर देखोगे तो कार्डियक मसल। डू यू एग्री? दोनों तरफ एपिथेलियम है, एकदम पतला सिंगल लेयर, और बीच में बड़ा क्या है? थिक मसल, मायोकार्डियम, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। अब देखो, यू वांट टू सी द पिक्चर और द होल स्लाइड? somebody want? पिक्चर या सी, ये देखिए, डन ठीक और है, ओके, am I clear with this? Fine. And who is working? The cardiac muscle.
कार्डियक मसल हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर, ठीक है। अब आ गए हम, ये देख, आया समझ में, ये भी वही चीज। एवरीबॉडी ध्यान से देखो, फाइब्रस, करेक्ट। फिर ये क्या है, पैराइटल विजरल, ठीक है। और अब हम वॉल्स पे आ गए, ये है मायोकार्डियम, ये है एंडोकार्डियम, और ये जो ब्लू के नीचे थिन है वो है एपिक। बीच में है हमारी पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें लिक्विड भरा हो, वॉल ऑफ हार्ट। इज इट फाइन एवरीबॉडी? पर ये टेक्स्ट बुक जैसा नहीं, वो पहले वाला डायग्राम टेक्स्ट बुक जैसा, ठीक है, फाइन। तो हम पहुंच गए हार्ट में, ये देखिए, करेक्ट। तो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये जो सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं वेंट्रल व्यू। कौन सा व्यू है क्लास? ये वेंट्रल व्यू। और नीचे लाइन पढ़िए क्या मैम लिखा ऐसा है? आएगा तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर वाला आएगा तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 बार आ चुका है डायग्राम। मैम ऐसा डायग्राम कैसे कैसे बनाएंगे मैम? मैं बना रही हूँ अभी, मैं बना रही हूँ बोर्ड, ओके, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, ठीक है। तो आप देख के आप वैसा बनाएंगे जैसा मैं बोर्ड पे बनाऊँ, ठीक है, मैं आपको सिखा। तो अभी क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन देखिए नीचे क्या दिख रही है लेबलिंग, somebody will read। External heart anatomy. वेरी गुड। तो एक्सटर्नल और वेंट्रल सेम होता है, प्लीज रिमेम्बर इट। एक बार बोर्ड ने पूछा था एक्सटर्नल व्यू, ओके, और वेंट्रल दोनों सेम होता है। एम आई क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर बोर्ड ने बोला ड्रॉ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो एक्सटर्नल बनाने का, और बोला वेंट्रल व्यू तो वेंट्रल व्यू मतलब एक्सटर्नल ही बनाना है। एम आई क्लियर विद दिस मैथ? यस। तो अब मैं आ रही हूँ बोर्ड पे हार्ट बनाने, ठीक है, फाइन क्लास। 1 minute, just give me a second to come on the board। 1 minute है क्लास। आपको बहुत सिंपल बनाना है। ये क्या होता है, बहुत शेडेड वगैरह होता है तो फिर वो वैसा नहीं दिखता जैसा हम, मतलब शेडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे चेम्बर्स प्रॉपर होने चाहिए और प्रॉपर दिखना चाहिए। 1 minute, स्टॉप दिस। क्लास वेरीफाई कीजिए, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, तो प्लीज बी विद मी। हमारा हार्ट, डू यू एग्री, इज रफली ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर, तो अगर वो ट्राइंगल है तो ये उसका बेस है और ये उसका अपेक्स है, ये अपेक्स या टिप, और ये क्या है क्लास? बेस। प्लीज रिमेंबर, टिप नीचे है, टिप नीचे है। एम आई क्लियर? ज्यादातर हम ऐसे ऊपर को अपेक्स बोलते हैं ना, लेकिन क्लास यहाँ पे हार्ट उल्टा है ना, ये आपका टिप है और ये आपका अपेक्स। ये मैंने क्या बना दिया, हार्ट की पोजीशन। ये मैंने आपको क्यों बना के ऐसे दिखाया, क्योंकि आपको याद रखना है ऐसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ऊपर का पार्ट एपेक्स है ना मैम? ना, वही तो बोला मैंने, ऊपर का नहीं नीचे का अपेक्स। देखो इसीलिए मैंने बोला नीचे है अपेक्स हार्ट का, देखो, और ये बेस है। व्हाट इज दिस एवरीबॉडी? दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द अपेक्स। इसीलिए मैंने कहा अपेक्स नीचे है। आप जब ट्राइंगल बनाते हैं तो आप ये इसको अपेक्स और इसको बेस बोलते हो, है ना, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ, ठीक है। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दैट वर्ड नाउ? यस मैम। आई बात समझ में? ठीक। डिड यू नोट कि हमने उसको टेढ़ा बनाया है? नोट किया? हाँ मैम। हाँ मैम। किस तरफ टेढ़ा किया? लेफ्ट, लेफ्ट।
ऐसा हमारी मर्जी नहीं है किधर भी, ठीक है। अच्छा, अगर आपने टेढ़ा नहीं बनाया तो हाफ मार्क कटेगा, कटेगा, उनका रूल है। बच्चे ने टिल्ट क्यों नहीं किया, बच्चे ने टिल्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाएं, ठीक है। अब क्लास क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल व्यू। तो प्लीज बाय हार्ट कीजिए, आप गलती से भी अंदर की कोई चीज नहीं बनी। इफ यू मेक एनीथिंग विच इज इनसाइड, जो हार्ट को कट करने के बाद दिखती है, तो दे विल गिव यू रॉन्ग। तो हमें सिर्फ क्या बनाना है, जो बाहर से दिखता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए बाहर से क्या दिखता है, बाहर से ये दिखाई देता है एक बड़ी सी वेन हार्ट में ब्लड ले जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बड़ी सी वेन हार्ट में ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। इसका नाम है, क्योंकि नीचे इंफीरियर वेना कावा, और इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा मतलब बड़ी बड़ी वेन, बड़ी बड़ी वेन्स, ठीक है। इतना क्लियर है, फाइन। अब देखिए हमारे हार्ट के 4 चेंबर है, ऊपर के चेंबर्स का नाम है ऑरिकल। क्या है नाम, ऑरिकल। तो इस साइड को मैं राइट ऑरिकल लेबल कर दूं, दिस साइड, ये देखिए राइट ऑरिकल। ऑरिकल का कोई दूसरा नाम बताएगा, एट्रियम, ठीक है। तो नीचे के चेंबर का नाम क्या है, वेंट्रिकल। तो ये क्या है मेरा, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो आप बोलिए ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल, वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल। आपको एट्रियम जमता है तो एट्रियम, हाँ आपकी मर्जी। ऑरिकल जमता है तो ऑरिकल। ऑरिकल पुराना वर्ड है, एट्रियम नया वर्ड है। हमारे टाइम पे ऑरिकल बोलते थे ज्यादातर, तो मुझे ऑरिकल की आदत, आपको जो सूट हो, ओके, ठीक है। दोनों करेक्ट है ना? दोनों करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि मैम, ऑरिकल। हाँ बोलो बोलो। नो मैम, सॉरी। अच्छा कोई बात, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ वो देखो ये अंदर कहाँ गया उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंदर की चीज नहीं दिखानी। अब कुछ चीजें हार्ट से निकल रही हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं, पल्मोनरी वेन दिखा, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ऐसे बाहर आएगी, मोटी सी है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, आई एम सो सॉरी। और वो तुरंत 2 में डिवाइड हो जाए, 2 में, राइट एंड लेफ्ट। कहाँ जा रहा है कोई बताएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी और एक राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग्स में और एक राइट लंग्स में। हार्ट से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ओके। अब हमें एक बहुत बड़ी आर्टरी दिख रही है, एओर्टा। देखिए हाँ ध्यान से, मोटा सा एओर्टा दिखता है आपको हार्ट से निकलता हुआ, ऐसे ऑलमोस्ट राउंडेड, टर्न लेता हुआ, पल्मोनरी वेन के आर्टरी के ऊपर से जाता है। ये देखो, ये है हमारा एओर्टा, सीना। ये दिख रहा है मोटा सा एओर्टा, ये देखिए ऐसे, यस। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट की तरफ से निकल रहा है, और ये जो आर्टरी है ना वो ज्यादा राइट की तरफ से ऐसे जाती है। इट इज लाइक दिस एंड इट इज लाइक दिस। लेकिन हम अंदर का दिखा नहीं सकते फिलहाल, अंदर हमें नहीं जाना है,
आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, निकल रहा है बस. What is this class? Name this part. I'll label it. Aorta. What is this? Pulmonary artery. ठीक है, फाइन. अब नेचुरली हमें पार्टीशन भी बनाना है, तो हमें दिखाई देता है कि बीच में एक ग्रूव है. ग्रूव, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. व्हाट इज अ ग्रूव? व्हाट इज अ ग्रूव? ऐसे डिप्रेशन की, ओके, एक डिप्रेशन जैसा दिखता है. ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है और वहां पे यू कैन सी द कोरोनरी आर्टरी और उसके ब्रांचेस. ये आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर. देखो पहली भी हार्ट की. व्हाट इज दिस? कोरोनरी. अभी तक कभी भी वर्ड कोरोनरी आया मतलब हार्ट. कोरोनरी आर्टरी, दे आर सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट. दे आर सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट. फिर हमें दिखाई देती है चार पल्मोनरी वेन्स. 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स. मैम ये चारों ऑरिकल के यहाँ पे रहेंगे ना? चारों, ये 2 और ये 2, लेकिन ये चारों ओपन होती है लेफ्ट ऑरिकल में, लेकिन ये दोनों पीछे से जाने वाले हैं. ठीक है, ये डायरेक्ट ओपन होती, पर हम अंदर का दिखाएंगे नहीं अभी. सो दिस इज पल्मोनरी वेन्स. कितनी है? 4. पल्मोनरी आर्टरी कितनी है? 1. उसके 2 ब्रांच, लेफ्ट और राइट. उसके 2 ब्रांच है, लेफ्ट और राइट. देखो आ रही है बात समझ में? यस एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके फाइन. इतना क्लियर है? आप मार्किंग कर देते हैं. ये हमारा ऑरिकल बस हो गया आपका स्ट्रक्चर. डन. मिस बहुत This is अच्छा the- दिख रहा है. बस इतना ही बनाना है. तो मेनली क्लास अगर आपको पता है क्या किधर है तो आप बना पाओगे. पता नहीं है तो नहीं बना पाओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? इसको बोलते हैं कौन सा व्यू? एक्सटर्नल व्यू. और दूसरा नाम मैंने क्या बोला? वेंट्रल. वेंट्रल मतलब देखो जैसे मैं खड़ी हूं, अगर मुझे डाइसेक्ट कर दिया जाए तो हार्ट कैसा दिखे? ऐसा. ये वेंट्रल व्यू. हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? मैम हाँ बड़ा वाला क्या ऊपर जो रेड कलर का आपने बनाया, देखो बड़ा ये आया हो कुछ ये तो ना हाँ एओर्टा. एओर्टा AORTA सबसे बड़ी आर्टरी. सबसे बड़ी आर्टरी. ओके एक्चुअली इधर जगह नहीं है, इसको थोड़ा तो मैम छोटा बना आपने के उसको रखा. नीचे उधर ज्वाइन किया क्या, जहाँ पे आपने वो देखो लाइन बनाया? नहीं 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 सुनो, ये ऐसा मैं छोटा किया मैंने थोड़ा. यहाँ से ऐसे 3 आर्टरीज निकलते हुए हमेशा आपको दिखाई देते डायग्राम में. ये ना ऐसे नीचे जाएगा, हार्ट के पीछे से नीचे जाएगा, ऐसे निकलेगा. वो हार्ट के पीछे जा रहा है. समझ में आई बात? ये देखो ये रहा, वो ज्वाइन नहीं हो रहा है. इट्स नॉट तो ज्वाइन. मैम वो दिखाना नहीं है ना, ऐसा पीछे पीछे वाला दिखाना नहीं है नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत. अगर आप टेक्स्ट बुक के डायग्राम में देखोगे तो दिखता है नीचे से छोटा सा ऐसे बाहर आ, ऐसे दिखाई देता. करेक्ट, बट उसकी जरूरत नहीं. जरूरत बिल्कुल नहीं. आर यू गेटिंग इट? जैसे देखो ये वाला, ये भी पीछे से जाने वाला. इधर ये पीछे से आने वाला है, ऐसा. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. एवरीबॉडी देखो, इज इट वेरी क्लियर? द व्यू ऑफ द हार्ट. Yes, ma'am. Yes, कौन ma'am. सा व्यू है ये? एक्सटर्नल व्यू. बराबर है क्लास? हैव यू अंडरस्टूड? मैम इज दैट? ये हाँ बोलो. कॉपी कर लेते नंबर. हाँ कर लो. यू वांट टू कॉपी इट? ओके. या दिखाई दे रहा है ना आपको? या देखो क्लास शेप वो जरूरी है.
मैम हाँ आयोटा आयोटा के बाजू में क्या है वो दो? ये दो हाँ मैम ब्लू, नहीं नहीं मैम ऊपर वो ब्लू कलर के पीए लिखा है ना आपने? ये दो पल्मोनरी आर्टरी, पीए पल्मोनरी आर्टरी, उसके दो ब्रांच, एक राइट लंग्स में जाएगी और एक लेफ्ट, ठीक है। और आप अगर नोट करें तो ये भी नोट करो, इंफीरियर वेना कावा को प्री पोस्ट केवल बोलते हैं, दूसरा नाम, और सुपीरियर को प्री केवल भी बोलते हैं, दूसरा नाम। दोनों नाम है बुक में, टेक्स्ट बुक में दोनों वर्ड। सुपीरियर वेना कावा को प्री केवल, दो छोटे छोटे वाले वेन्स क्या है मैम ये दो छोटे छोटे पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, दो लेफ्ट लंग से आ रही है और दो राइट लंग से आ रही है। देखो ये जा रही है और ये दोनों आ रही है ब्लड लेके। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास एवरीबॉडी? मैम अभी जो आपने बोला रिपीट करो, वो कहाँ से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है? देखो ये पल्मोनरी आर्टरी ना ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, राइट और लेफ्ट साइड। पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आती है लंग से, लेफ्ट और राइट से, एक लेके जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जाती है, ये देखो ऐसे निकली हार्ट से, एक राइट में एक लेफ्ट में चली जाती, बराबर है। और जो वेन है एक राइट से आती है और दो राइट से आती है, दो लेफ्ट, ये चार है और ये दो है, ठीक है। चेक, आर यू गेटिंग इट? एवरीबॉडी? वो भी बनाना है आपने जो आयोटा के ऊपर वो तीन वेन बनाया, वो भी बनाना है? हाँ वो ज्यादातर हार्ट में दिखाई देती है मुझे, ये मैंने हार्ट थोड़ा ऊपर कर दिया, इधर से बनाना, वो ज्यादातर ऊपर ड्रॉ किया जाए। मतलब बेसिकली ऐसा है कि एओर्टा के ब्रांचेस निकलते हैं और फिर वो ब्रांचेस पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं, तो ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, मतलब एओर्टा सप्लाइज ब्लड। वो ब्रांचेस का नाम भी हमें करना है, आई विल शो यू। एक सीधा ब्रेन में जाता है, सीधा ब्रेन में, फिर एक शोल्डर की तरफ जाता है और एक नीचे बॉडी की तरफ, ऐसे हो। कैन आई मूव अहेड? Yes, ma'am. अभी मैं कुछ वर्ड्स बोलना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो एओर्टा ऐसे जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना, तो दे आर टचिंग ईच अदर, ओके, दे आर टचिंग ईच अदर। अब हार्ट तो बीट करता है, ऐसे ऐसे हार्ट बीट होती रहती है, करेक्ट। तो फिर तो ये ऐसे ऐसे हिलता रहेगा ना? नहीं, वहां पे टिश्यू है लिगामेंटम आर्टेरियोसम जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। व्हाट इज इट? लिगामेंटम arteriosum which keeps both of them connected and in position, both of them connected and in position. This is for MCQ, I'm talking for MCQ. The pulmonary artery and the aorta are connected by ligamentum arteriosum. Are we clear with that? Yes, ऐसे, see this. तो ये ऐसे ऐसे मूव नहीं होना चाहिए, बीच में एक टिश्यू है जो इन दोनों को इंटैक्ट रखता है एक ही चीज, ठीक है। बिकॉज हार्ट इज अ वर्किंग ऑर्गन, इट्स नॉट अ स्टेशनरी पार्ट, इट विल कीप ऑन मूविंग, करेक्ट। बुक, इज इट क्लियर? देखिए वर्ड समझ में आया? लिगामेंटम आर्टेरियोसम टिश्यू है वो, मैम किधर है वो? इन दोनों के बीच,
पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा उसके ऊपर जा रहा है, ऐसे एक क्रॉस दिखता है, देखो यहाँ पे मैम मेरी उंगली लेकिन को देखो। वो दोनों हाँ। पल्मोनरी आर्टरी से जॉइन है क्या मैम? जॉइन है मतलब वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को ऐसे, बिल्कुल यस, वो टच कर रहे हैं। तो बीच में हमने एक टिश्यू रख दिया है ऐसे, ये देखो, ये मेरा मार्कर दिख रहा है ऐसे, तो वो उन दोनों को पोजीशन में रख, नहीं तो हार्ट तो बीट हो रहा है ना फटाफट, तो वो हिलता रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, वैसा नहीं है, वो पोजीशन में ही है, ठीक है, मतलब पकड़ के रखा हुआ है दोनों को एक साथ, इसीलिए उसका वर्ड लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को ज्वाइन करता है, करेक्ट। तो यहाँ पे वो दो, एक बड़ी आर्टरी और एक दूसरी आर्टरी को टच करके रखा, समझे? देखो वो क्रॉस, देखो ये ब्लू, रेड वाला ब्लू के ऊपर से जा रहा है, देखो, डिड यू नोट दैट? तो वो दोनों एक दूसरे को टच कर, ऐसे, like this, correct. Now I don't want this to move like this or like this, correct. So it is fixed by ligamentum arterius. समझ में आई बात? देखो, पर ये सपोज आपने एक्सप्लेन करते वक्त नहीं लिखा, कोई बात नहीं, पर एमसीक्यू में आ सकता है, तो एमसीक्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन उनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? आर वी हाँ क्लियर मैम, यस मैम। एवरीबडी? ओके, एक बार हम टेक्सचुअल रीडिंग देख लेते हैं हार्ट की, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो आपको दिखाई भी देगा टेक्सचुअल डायग्राम and you can read it also, so you'll feel better. 1 minute. Yeah. क्लास एक्चुअली जो अभी आपने देखा वो ये है ना, देखो ये व्यू है वेंट्रल व्यू, देखो है ना, जो हमने फ्रंट पिक्चर रखा, देखो दिख रहा है एओर्टा बड़ा सा, उसमें से 3 ब्रांच निकल रहे, दिख रहा है अभी? हेलो? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ये देखो, ये रहा एओर्टा है ना, ये उसके 3 ब्रांच दिख रहे हैं, और ये देखो पल्मोनरी आर्टरी, एक इधर गई और एक इधर गई, और ये देखो वेन्स, 1 2 3 4, हरी बात समझ रही? और ये देखो कोरोनरी ब्रांचेस दिख रहे हैं हमको, निकल रहे हैं, ये हमारा वेंट्रल व्यू, बट आई विल शो यू द एक्चुअल डायग्राम, ये तो हमारा जस्ट फ्रंट व्यू था, आई जस्ट शो यू द डायग्राम एक्चुअली। यहाँ पे आ जाते हैं, ये ये भी, ये सी, नाउ यू सी, आर यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मुझे इन अंदर का कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। नाउ लुक केयरफुली, आप देखना अगर आपको समझ में आ रहा है, एओर्टा, उसके 3 ब्रांच, अब मैं बना रही हूँ पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए राइट और लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, ये देखिए इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, बराबर है, ये मेरा राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट लेफ्ट ऑरिकल ठीक से नहीं दिख रहा, उसके ऊपर देखो बहुत सारी चीजें हैं, और आपको दिखाई दे रही है पल्मोनरी वेन, ये देखो आ रही है ना चारों, देख, करेक्ट? आई इरेज इट, check, you check, are you getting it? External structure, see, this is the diagram in the textbook also, मैं और एक ये देख, ये प्रॉपर टेक्सचुअल डायग्राम ऐसे ज्यादा, सी, should I repeat my markings? मैम Look, बोलो बेटा। नहीं मैम समझ गया।
ये 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 4 छोटे, देखो पल्मोनरी वेन्स, ये 7 ट्यूब्स हो गई। और ये हमारा लेफ्ट का टिल्ट, ये ऑरिकल, मतलब हम मार्किंग दे रहे हैं, एक्चुअली बाहर से इतना क्लियर नहीं होता। वेंट्रिकल, ये अपने कोरोनरी आर्टरीज, एस द एक्सटर्नल व्यू। मैम उसको नेमिंग कर दे आपने, जो ऊपर डायग्राम में वो 3 बनाया था। हाँ, उसको हम नेमिंग कर सकते हैं क्योंकि बुक में दिया हुआ भी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो सीधी जा रही बीच में दिख रहा है कैरोटिड, सीधा ब्रेन में, सीधा। सबसे ज्यादा ब्लड किसको चाहिए? ब्रेन को। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए? ब्रेन को। सबसे ज्यादा फूड किसको चाहिए? ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन दिन भर काम करता है। तो कैरोटिड आर्ट, ठीक है, ये हमारे हार्ट से सीधा निकलती है, गले से पास होते हुए सीधा ब्रेन में जाए, ठीक है। अब दूसरी आजू बाजू में 2 दिख रही है हमको, ये देखिए, ये सबक्लेवियन और ये ब्रैकियोसेफेलिक। ब्रैकियोसेफेलिक आपके चेस्ट और हाथों की तरफ है, हाथों की तरफ, हमारे दोनों हाथों की तरफ उसका ब्रांच आएगा। और ये सबक्लेवियन है, ये नीचे बॉडी की तरफ जाए, ये नीचे बॉडी की। और फिर इनके बहुत सारे ब्रांच बनेंगे, मतलब खाली यही नहीं है, ये जब जाएंगे तो एक राइट जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा, फिर उसके बहुत सारे ब्रांच बनते जाओ। पर ये 3 मेजर दिखाई दे, सबक्लेवियन, ब्रैकियोसेफेलिक एंड कैरोटिड। आई थिंक वी कैन रीड, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। सी, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड, what are they called? Auricles. दिख रहा है आपको? एट्रिया। लोअर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। आपको पता होना चाहिए ऑरिकल छोटा है, वेंट्रिकल बड़ा है। हमने डायग्राम अभी बनाया तो आपने नोट किया, मैंने ऑरिकल छोटा बनाया था और वेंट्रिकल बड़ा, ठीक है। द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल बाय अ ग्रूव। वैसे ग्रूव क्या बोला था मैंने? डिप्रेशन की, ऐसे दिखाई देते, ये दोनों कुछ अलग चीज है, डिप्रेशन जैसे। बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हमने वो लाइन भी बनाई थी, ऐसे एक बीच में लाइन डाली थी, वो क्या था? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, बीच में डिप्रेशन जैसे, ठीक है। और वहां से क्या पास हो रही थी? कोरोनरी आर्टरीज हमने दिखा दी थी। वेन्स भी दिखेंगे पर मेनली आर्टरी दिखती है। आप देखिए, सी द पल्मोनरी ट्रंक। क्लास ये क्या है? व्हाट इज पल्मोनरी ट्रंक? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, ओके। पल्मोनरी मतलब लंग्स, जो भी लंग्स की तरफ जाता है या आता है उसके लिए वर्ड होता है पल्मोनरी। तो पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है और एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से, बराबर है। हमने उसको क्रॉस दिखाया था ना। पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकल रहा है? देखो आप खुद ही, कहां से निकल रहा है? राइट वेंट्रिकल से। और एओर्टा कहां से निकल रहा है? लेफ्ट से। डू यू एग्री? ये राइट से निकल रहा है, ये लेफ्ट से, ऐसा है। हाँ मैम। अंदर का दिखा नहीं सकते, इसलिए उसको एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है, ओके। और पल्मोनरी ट्रंक 2 में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर जो हमारा एओर्टा है वो भी डिवाइड होता है, ये देखिए, एसेंडिंग एओर्टा, सिस्टमिक आर्च, डिसेंडिंग एओर्टा। पूरे एओर्टा को नाम दे दी, मैं आपको दिखाती हूँ, वो नाम से डरना नहीं है। देखो, इसको बोलते एसेंडिंग एओर्टा। मैम क्या बोले? ये सिस्टमिक आर्च। और जब ये पीछे से नीचे जाएगा उसको बोलते डिसेंडिंग। मैम ये सब बताना भी जरूरी है? नहीं नहीं, पर बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल। इंस्टेड आई विल से भूल जाओ, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये ऐसे निकल रहा है ना यहाँ से, एसेंडिंग। ये टर्न मारा
आर्च, और पीछे से नीचे आएगा जो दिख भी नहीं रहा, डिसेंडिंग, ऐसा उसका नाम। ठीक है, एओर्टा के 3 पार्ट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम आ गया, देखो क्लास, जॉइंस पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक आर्च। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये मेरा पल्मोनरी ट्रंक ऐसे डिवाइड हो गया था, और मेरा एओर्टिक आर्च भी मैं बना देती हूँ, ऐसे आ रहा था, करेक्ट। तो क्लास जब हम अपने मदर की बॉडी में होते हैं तो ये दोनों ना कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड मतलब एक्चुअली कनेक्टेड, और दोनों के बीच में ब्लड फ्लो हो रहा होता है जो धीरे 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 बंद हो जाए, वो धीरे 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 बंद हो जाए। मतलब जब हम मदर की बॉडी में होते हैं तो हमारा हार्ट बन रहा होता है, वो पहले 2 चैम्बर बनता है, फिर 3 चैम्बर बनता है, फिर 3.5 बनता है, फिर 4 बनता है। तो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता रहता है। देखो पल्मोनरी क्या कैरी करता है, आर्टरी ऐसे, और ये एओर्टा ऐसे। अब ये दोनों अगर जुड़ रहे हैं यहाँ पे तो ब्लड मिक्स हो रहा है ना, पर वो कब हो रहा था, जब हम छोटे से एम्ब्रियो हैं मदर की बॉडी में। ठीक है, फिर धीरे धीरे हार्ट पूरा बन जाता है और वो क्लोज हो जाता है। तो देखिए लिखा है ना, लिगामेंटम आर्टेरियोसम इज अ रेमिनेंट, यानी बचा हुआ है, वो बचा कुचा, डक्टस आर्टेरियोसिस जो पहले कनेक्ट होता था, जो एम्ब्रियो में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तब हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो रहा था, लेकिन क्या था, तब ऑक्सीजन मम्मी देती ना। आप ऑक्सीजन किससे लेते हो एम्ब्रियो में, जब आप छोटे से एम्ब्रियो रहते हो तो ऑक्सीजन कौन देता? हेलो, बेबी के लंग्स, बेबी अपने लंग्स से ब्रीथ करता है? नहीं। जब बेबी बॉर्न होता है, जब बेबी बॉर्न होता है और वो पहली बार रोता है तो पहली बार एयर उसके मुंह के अंदर से लंग्स में जाती है और उसके लंग्स काम करना शुरू करते। इसीलिए न्यूबॉर्न बेबी का रोना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही वो मुंह खोलता है जोर से तो हवा अंदर जाती है और लंग्स काम करना शुरू करते। पर तब तक, जब तक वो अंदर था, कुछ नहीं, मम्मी ऑक्सीजन लेके आएगी, मम्मी का ब्लड देगा तो भी लेता रहता है। समझे आप? समझे? तो Yes, न्यूबॉर्न, मैंने मैम आपसे कहा था न्यूबॉर्न, उससे पहले कैसे हाँ, आता है, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है बॉर्न होने से पहले? मम्मी के ब्लड से, मम्मी का ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है और बेबी के ब्लड में ट्रांसफर होता है। ह्यूमन रिप्रो करेंगे ना जब आप, तो मदर और बेबी के बीच में एक टिश्यू होता है, प्लासेंटा, एक टिश्यू होता है दोनों के बीच में, जिससे ग्लूकोज, प्रोटीन, एंटीबॉडीज सब बेबी को मिलता है, और बेबी मम्मी को देता है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जो भी उसका वेस्ट है वो मम्मी की तरफ आता है। तो मम्मी सब देने वाली, मम्मी जो खाएगी वो बेबी को मिलेगा, मम्मी कैल्शियम खाएगी तो बेबी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा है ना, समझे? इसीलिए फूड मदर को दिया जाता है ना, अच्छा, ताकि बेबी को मिले। दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। आपने देखा है न्यूबॉर्न बेबीज एकदम रेड रेड होते हैं, मैंने आपको पहले रेसिपी में भी बोला था, उनका हीमोग्लोबिन बहुत हाई होता है। यस मैम। तभी उनका हीमोग्लोबिन मदर के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छीन सकता है। नहीं तो अगर मदर का हीमोग्लोबिन ज्यादा है और बेबी का कम है तो ऑक्सीजन वहां क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो बेबी का हीमोग्लोबिन बहुत हाई होता है, वो मदर के हीमोग्लोबिन से ब्लड को एक तरीके से स्नैच करते, छीन लेते, समझे? ऐसा मतलब बेबी के लंग्स है क्या? बिल्कुल। क्या वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे? तो वो ब्रीदिंग आप एक्चुअली कब करते हो? जब आप बॉर्न हो, ठीक है? और इसीलिए ब्लड अगर इम्प्योर प्योर मिक्स भी हो रहा है एम्ब्रियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिलहाल ऑक्सीजन सप्लाई मदर कर रही है, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, हार्ट फुल्ली डेवलप होता है बर्थ के पहले, वो जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा कनेक्टेड है वो बंद हो जाता, वो बंद हो जाता,
ठीक है, वो दोनों दो अलग ट्यूब हो जाए, ये दोनों, ये जो कनेक्शन बीच में है वो बंद हो जाएगा, नहीं तो हम बोल रहे कि ये बीच में कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू एक्सटर्नल व्यू में। हाँ मैम। ये देखिए, आपको वो कोई वो तीनों नाम भी पूछ रहा था, ये देखिए, ब्रैकियोसेफेलिक, कैरोटिड एंड सबक्लेवियन, ये तीन एओर्टा के ब्रांच। ब्रैकियोसेफेलिक, कैरोटिड मैंने बोला ब्रेन में जाती है, सबक्लेवियन बॉडी की तरफ, ब्रैकियोसेफेलिक आपके हाथों की तरफ, शोल्डर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा सबको पता है, जो हमने दो बड़े बड़े बनाए थे, और पल्मोनरी वेन्स जो 4 बनाए थे, करेक्ट? आई बात समझ में? अब आगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे, तो आज हम इंटरनल शुरू नहीं करेंगे। इज दिस मच क्लियर? कैन एवरीबॉडी ड्रॉ द हार्ट? हेलो, यस मैम। यस मैम। डायग्राम दिखाना Yes, चाहूंगी, एक मिनट। हाँ, ये इंटरनल है क्लास, पर देखिए ऐसा कुछ सिंपल सा आप बना सकते हैं ना एक्सटर्नल में, ये इंटरनल है, मतलब इंटरनल मत बनाना, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये निकल रहा है, देखो राइट से 2 में डिवाइड हो गया है ना, और ये निकल रहा है देखिए लेफ्ट से, ये देखिए ना 1 2 3 ब्रांच, ये देखिए इंफीरियर सुपीरियर वीना कावा, ये पल्मोनरी आर्टरीज। आई बात समझ? एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये पेंसिल से ड्रॉन डायग्राम है ना, समझ रहे हैं? तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, मैं ये बोल रही हूँ, शेडिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें करने की जरूरत है। को कितनी मिनिमम लेबलिंग है, राइट लेफ्ट दोनों चीजें बता दी, ऑरिकल वेंट्रिकल, फिर एओर्टा बता दिया, पल्मोनरी आर्टरी बता दी, पल्मोनरी वेन बता दी, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, सब कुछ हो गया, सिंपल। देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा ऐसा डायग्राम आप, पर ये इंटरनल का, इस हिसाब से आप बना सकते, ठीक है? इज दैट फाइन? So class, in next lecture, I will go to internal structure of heart. Okay, but internal structure has been a question. Okay, previously internal structure has been a question. Okay, fine. So chances आने का कम. So I'm stopping here for today. Okay, yeah. Okay. Yes ma'am. Yeah. Now practice drawing the heart once. Okay. Yeah. Yes ma'am. Bye ma'am. Thank you ma'am. Bye. Bye.